नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं INS 24/7 और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के पास बड़नगर तहसील के झालरिया गांव में 3 साल का मासूम बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया है। गुरुवार रात करीब 8 बजे हुए इस हादसे के बाद से बच्चा करीब 70 फीट गहराई में फंसा हुआ है। SDRF और प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बच्चे तक पहुंचने के लिए समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसकी खुदाई करीब 40 फीट तक हो चुकी है, लेकिन चट्टानों के कारण मुश्किलें बढ़ गई है। बोरवेल में कैमरा डालकर निगरानी की जा रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन बच्चे की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा और उन्हें पास जाने से भी रोका जा रहा है। बता दें कि पीड़ित परिवार राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। परिवार पिछले 3 दिनों से इलाके में भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था। तो बोरवेल में 3 साल का मासूम बच्चा गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 70 फीट गहराई में मासूम फंसा हुआ है। तो देखिए, चट्टानों की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। बोरवेल में कैमरा डालकर निगरानी रखी जा रही है, वहीं ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया है। तो बड़नगर के झालरिया गांव में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। करीब 70 फीट गहराई में मासूम फंसा हुआ है। गुरुवार रात 8 बजे ये पूरा हादसा हुआ। SDRF और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। बच्चे तक पहुंचने के लिए समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। अब तक करीब 40 फीट खुदाई पूरी हो चुकी है। चट्टानों की वजह से बता दें कि रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। वहीं बोरवेल में कैमरा डालकर निगरानी भी रखी जा रही है और बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। बोरवेल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहा है मासूम। वहीं भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 26 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए। IAS कौशलेंद्र विक्रम सिंह बने CM के सचिव। IAS प्रियंक मिश्रा होंगे भोपाल कलेक्टर। IAS प्रतिभा पाल होंगी सागर कलेक्टर। IAS शिल्पा गुप्ता बनी सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश। IAS श्रीकांत बनोट आयुक्त नर्मदापुरम संभाग। IAS राजीव मीणा बने कलेक्टर धार सामान्य प्रशासन विभाग ने ये जारी कर दिया है आदेश। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 26 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। प्रतिभा पाल को सागर कलेक्टर बनाया गया है, जबकि प्रियंक मिश्रा भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। इसके अलावा IAS कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। IAS सोनिया मीणा को वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है, जबकि सिवनी कलेक्टर रही शीतला पटेल को लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। 26 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो राजीव रंजन मीणा तो प्रियंक मिश्रा कलेक्टर बनाए गए हैं भोपाल के। वहीं सोमेश मिश्रा कलेक्टर नर्मदापुरम के बनाए गए हैं। राजीव रंजन मीणा कलेक्टर बनाए गए हैं धार के। वहीं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा का कलेक्टर बनाया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वहीं 26 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, ज्यादा जानकारी आपके पास? बदले गए और उनमें भी देखें तो भोपाल जैसा जिला शामिल है। भोपाल के साथ नर्मदापुरम की बात करें, रीवा की बात करें, बैतूल की बात करें, तमाम बड़े जिलों बदले गए हैं, क्योंकि इसके बाद का काम अफसरों के तबादले नहीं है और इसी के चलते प्रशासनिक तजवीज कल पूरा दिन बैठने के बाद की है।
शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, मध्य प्रदेश में 26 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अगले 8 महीनों की कार्य योजना, प्रशासनिक सुधार और राज्य की प्रमुख नीतियों पर मंथन किया गया। वहीं प्रदेश में गेहूं खरीदी के पहले ही दिन 1600 क्विंटल से अधिक की खरीदी भी दर्ज की गई। देखिए रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में आयोजित बैठक में सीएम पहुंचे। उन्होंने संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार आगामी 8 महीनों का रोड मैप और नीतियों पर मंथन किया। इसके साथ ही सीएम ने हाल ही में संस्थान के नए परिसर का अवलोकन किया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पटल का लोकार्पण किया है। प्रदेश में पहले दिन सरकार ने 1600 क्विंटल से ज्यादा की गेहूं खरीदी की। किसान संघ राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और राज्य सरकार के अपनी योजनाओं के बलबूते पर हम किसान कल्याण वर्ष को सफल बनाना चाहते हैं। इस साल हमने कोशिश करेंगे कि हर हालत में किसानों को बिजली दिन दिन में दे करके उनकी जो कठिनाई है, हम अपने उस निर्णय की तरफ बढ़ेंगे कि किसानों को रात के समय बिजली से, सिंचाई के समय होने वाले संकटों से बचा सके। गेहूँ खरीदी के लिए गेहूँ के प्रोत्साहन के साथ मध्य प्रदेश का किसानों का भी और राज्य सरकार का इस भाव में आनंद है कि हम अपने किसानों के लिए जो 2585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए एमएसपी पे 40 रुपये क्विंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2625 रुपये क्विंटल खरीदेगी। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में 2028 सरकार तक 2700 रुपये क्विंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में संचालित योजनाओं की नीतियों को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है। इसके अलावा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए इन योजनाओं का ऑडिट करा रही है, ताकि वास्तविक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को सरगुजा जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देते हुए किसानों का सम्मान किया। वहीं क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने खेती किसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 उन्नत किसानों को मंच पर प्रोत्साहित किया। वहीं सरगुजा जिले को मिली बड़ी सौगातों में 282 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 51 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सिंचाई और सुविधाओं का विस्तार होगा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने क्षेत्रवासियों की मांग पर भव्य स्टेडियम निर्माण, नया विश्राम गृह निर्माण, उप कृषि मंडी की स्थापना और लुंड्रा से धौरपुर होते हुए सन्ना जशपुर तक सड़क निर्माण की मंजूरी दी। आज मैं लुंड्रा में भी स्टेडियम निर्माण के लिए मैं घोषणा करत हूं। प्रभु जी के साथ बैठ जाबो, यहाँ जितना लगी ओला करबो। और ये जो सन्ना जसपुर, धौरपुर, सरगुजा ये रोड के बात करत रहीन, ये बनारस ला भी जोड़ने वाला ये रोड है। और सन्ना होती भी हमन आर्चरी के एकेडमी खोलत हन। धनुर्विद्या के 15 पार्ट में आर्चरी के अभी 20 करोड़ पास वहां करवाए हन। तो आर्चरी के वहां एकेडमी 15 पार्ट में होने वाला है। तो ये क्षेत्र अभी हमन मतलब बढ़ाना है।
तो ये रोड के भी मैं मतलब घोषणा करत हूँ, ये रोड अभी आने वाला समय में बनवाबो। और विधायक जी बतात रहे कि ये लोंडरा ये ब्लॉक हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ कोई रेस्ट हाउस नहीं है, कोई विश्राम भवन नहीं है, तो एक विश्राम भवन भी यहाँ अच्छा बनवाबो, एकर भी मैं घोषणा करत हूँ। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त नजर आए। उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फीस वृद्धि, महंगी किताबों और कॉपियों को लेकर अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों पर सीएम ने कहा कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण नहीं होने दिया जाएगा और व्यवस्था को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। तो महंगी किताबों पर अब लगाम लगेगी। निजी स्कूलों की मनमानी पर सीएम सख्त दिखे। तो अभिभावकों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त है। शिक्षा के नाम पर अब लूट नहीं होगी, सीएम का कहना है। अभिभावकों को ये राहत देगी। निजी स्कूलों की मनमानी पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, कोई मनमानी किसी की प्रदेश में चलने नहीं दी जाएगी। कहीं भी अगर इस तरह की शिकायत है तो शिकायत सरकार के पास आए, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होगी। वहीं हाईकोर्ट खंडपीठ में धार की भोजशाला को लेकर जारी नियमित सुनवाई के चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी ओर से नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के तथ्यों को लेकर सुनवाई पूरी हो गई। शुक्रवार को लखनऊ निवासी और हिंदूवादी नेता कुलदीप तिवारी की दायर याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष त्रिपाठी अपने नए तथ्य प्रस्तुत करेंगे। हाईकोर्ट की डबल बेंच पर नियमित सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर ने अपने नए तथ्य में 2003 में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जानकारी पेश की और भोजशाला को हिंदू पक्ष की जमीन बताया। वहीं 2003 और 2025 की रिपोर्ट में समानांतर रूप से मंदिर के पिलरों पर उकेरी गई प्रतिमाओं को आधार बताकर हिंदू पक्ष का मजबूत आधार बताया। अब हिंदू पक्ष के दूसरे पक्षकार कुलदीप तिवारी की याचिका पर सुनवाई के लिए उनके वकील मनीष त्रिपाठी को समय दिया गया है। भोजशाला के मामले की सुनवाई के फाइनल आर्गुमेंट का चौथा दिन था, जिसमें पुनः आज हिंदू पक्ष की ओर से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की पिटीशन में फाइनल आर्गुमेंट जो है विष्णु शंकर जैन जी ने जो है अपना मत रखा है। उन्होंने न्यायालय को एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें एएसआई की तरफ से आपत्ति भी आई है कि सर एएसआई रिपोर्ट पर एएसआई के वकील बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और न्यायालय ने उस बात को निर्णय करते हुए जैन साहब को थोड़ा सा रोका है कि ठीक है, आप अपनी बहस जो है निर्णायक जो चीज़ें हैं वो बता दीजिए, बाकी चीज़ें जो है एएसआई के जो वकील साहब लोग हैं वो बताएंगे। तो न्यायालय ने उसको तथ्य को बढ़ाया और इसी के साथ हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जी ने अपनी बहस समाप्त करी है। अभी तक जो बातें रखी गई हैं एक पिटीशन में, वो काफ़ी हद तक इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं न्यायालय के समक्ष कि जो भोजशाला परिसर का जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है वहाँ का, तो वो हिंदू नेचर है। और उसके लिए आज एएसआई आज जो बेसिकली रखा गया पक्ष, वो एएसआई के जो सर्वे था उसमें क्या क्या तथ्य निकल के आए और कैसे एएसआई के जो तथ्य हैं वो हमारी याचिका के तथ्यों को प्रमाणित करते हैं। महिला एवं
बाल विकास विभाग में साड़ी वितरण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तय 5.5 मीटर की जगह सिर्फ 5 मीटर साड़ी दी गई, जिससे उन्हें पहनने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, साड़ियों की गुणवत्ता भी बेहद खराब निकली। पानी में डालते ही रंग निकल गया और कपड़ा सिकुड़ गया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। करीब 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई इन साड़ियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और जहां गड़बड़ी पाई जाएगी वहां साड़ियों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। बिलासपुर जिले की क्या बोलते हैं, बेसिकली जो है साड़ी जो है सेंट्रलाइज परचेज हुई है, जिले में अलग से परचेज नहीं हुई है। जो सप्लाई हुई है उसके संबंध में शिकायतें जो आई हुई थी वो स्टेट लेवल पे भेजा हुआ है और स्टेट लेवल से अभी परसों एक वो आया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जिस स्तर पे, उसको एक एक को आइडेंटिफाई करके स्टेट लेवल पे इंटीमेट करना है, फिर वहाँ से शायद चेंज करने या उसमें सुधार करने के। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? चाहे कोई विभाग निकाल के देख लो, पीडब्ल्यूडी विभाग, वर्क ऑर्डर पहले होता है, टेंडर बाद में। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब साड़ी का वितरण से पहले हमारे पास सैंपल आया था, मैंने स्वयं उस साड़ी को धोया और धोने के बाद उसको सुखाया भी कि साड़ी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग कहता है कि हमें कॉटन साड़ी देनी है, तो हम उसी उद्देश्य हम उन्हीं के कहने पे हम कॉटन पे गए हैं। और रही बात की कलर निकल जा रहा है, ऐसा मेरे पास भी शिकायत आया है। ऐसा नहीं, कुछ जिले का ऐसा विषय आया है कि जहां जिनको हम साड़ी वितरण के लिए जो टेंडर किए होंगे वो दिए होंगे, किसी जिले का आया है, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करने के बाद पुनः उन्हें साड़ी अच्छी क्वालिटी की देने के लिए निर्देश किए हैं। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नवा रायपुर में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। केंद्र सरकार की मदद से इस विश्वविद्यालय को तैयार किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय से युवाओं को कैसे मिलेगा लाभ, इसे लेकर जिम्मेदार क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलने जा रहा है। राज्य के खेल विभाग ने रायपुर में छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के सहयोग से इसे धरातल पर उतारा जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से चर्चा भी की है। ऐसे होगा खेल यूनिवर्सिटी का संचालन। खेल यूनिवर्सिटी के संचालन पर हर साल करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य और केंद्र की खेलो इंडिया योजना CSR मदों से होगी राशि की व्यवस्था। शुरुआत में मणिपुर के राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय से संबंध करने का भी प्रस्ताव। राज्य सरकार से जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सुदूर अंचल की खेल प्रतिभाओं को मंच देने की होगी कोशिश। यूनिवर्सिटी के जरिए खिलाड़ी तैयार होंगे। संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में भी खेल यूनिवर्सिटी काम करेगी। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि खेल प्रतिभाओं को मंच के साथ ही प्रदेश में खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा। देखिए, खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमारी सरकार बनने के बाद लगातार काम हो रहा है। खेल की गतिविधियां बढ़ी है और आने वाले समय में लगातार इस दिशा में हम काम करेंगे ताकि हमारा राज्य खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के लिए अनेक खेल सुविधाओं की मांग की है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन पर सकारात्मक रूप अपनाएगी और छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए केंद्र से भी भरपूर सहयोग और मदद मिलेगा। छत्तीसगढ़ को खेल और पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण न केवल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि प्रदेश को खेल पर्यटन की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। यही वजह है कि सरकार ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाई है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। चल लौटेंगे।